देखिए भाई साहब, हुआ यूँ है कि एनटीए के यूजीसी नेट नीट के पेपर में 35-40 क्वेश्चन जो है एक ही कोचिंग के आंसर की से आ गए थे, उनके क्वेश्चन पेपर से आ गए थे। तो उसको आधार मानते हुए अब इस वीडियो को देख के आप कहीं जाकर के यूपीएससी के खिलाफ भी अब मोर्चा मत खोल देना कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है, आपका भी पेपर लीक हो गया क्या। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक एक स्लाइड से दो दो सवाल बने हुए हैं अपने प्रूफ के साथ, और वो भी क्यों, मैं आपको उसका कारण बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई साहब, जब डिस्कशन शुरू होनी ही है तो सबसे पहले बरनौल आएंगे, है ना, बरनौल महाराज आएंगे कि तुक्केबाजी वालों का तो सच में है, इनका है ना कल खात्मा ही हो गया कल वाले पेपर में। पेपर वॉज रियली डिफ़िकल्ट गाइस, है ना। तो मैं तो मानता हूँ कि इवन हो सकता है बिलो 70 भी कट ऑफ जाए। मैंने कईयों को कल 80 बोल दिया था पर्सनली, लेकिन जैसे अब मुझे लग रहा है ना, रुझान आ रहे हैं, तो इट कैन गो इवन बिलो 70। लेकिन भाई साहब, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो इन्हें होगी, तुक्के वालों को। अब ये पेपर उठा करके 4 दिन रिसर्च करके ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हम कौन सी ट्रिक लगा सकते थे। फिर ये एक वीडियो निकालेंगे कि 2026 पेपर वॉज सॉल्वेबल बाय ट्रिक। और ये एक तो ये भी चीज़ है ना, मुझे किसी ने भेजा, आई थिंक अपूर्वा ने कल ही मुझे भेजा कि ये लो थोड़ा मज़े कर लो आप भी, कि किसी ने तो है ना एक बहुत बड़े एजुकेटर के कमेंट में डाल दिया कि सर आपके नोट से तो मुझे सिर्फ मीम याद आ रहे थे। तो ऐसे भी चक्कर कई हुए हैं। पेपर वॉज रियली डिफ़िकल्ट, फैकल्टीज़ का कोई वो नहीं है ना, मैं किसी को इसका दोष नहीं दे रहा हूँ। सबसे बड़ा जो दोष अभी भी दूंगा वो ट्रिक मास्टर को दूंगा कि भाई साहब आपने बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन को, ठीक वैसे जैसे है ना, जैसे कोई है ना, कोई एस जैन करके एक बंदा था, जैसे मिस्टर 69 ने 2 साल पहले मिसगाइड किया, इस साल उन लोगों ने भी मिसगाइड किया जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। और इवन मैंने तो एक वीडियो भी डाली हुई थी अपने रेगुलर लर्नर्स को, है ना, अवेयर करने के लिए। 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि भाई मत करो ये ट्रिकबाजी को, मत फॉलो करो, मत करो। और इनके तो मैंने जो जो ये ट्रिक मास्टर थे यूट्यूबर, इनके मैंने स्क्रीनशॉट लगा करके बकायदा बताया कि इन लोगों को फॉलो मत करना, है ना, ये आपका अटेम्प्ट रूइन कर देंगे। और वैसा ही हुआ भी, क्योंकि मुझे पता है भाई कि 2023 के बाद से ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही है। सो वाई दिस वीडियो, मैंने कल भी आपको मैसेज ये डाला था। देखो, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। मेरा एक PYQ रिसर्च प्रोग्राम चलता है civilspot.in, बहुत छोटी सी अपनी सूक्ष्म, है ना, एक फैमिली है। तो उसमें कुछ एक लोग हैं जिन्होंने मेरे प्रोग्राम पे ट्रस्ट किया, और जस्ट टू शो माई अकाउंटेबिलिटी, ये तो मैं अकाउंटेबिलिटी क्या, मैं तो इस टाइम चैलेंज करता हूँ, बड़े बड़े कोचिंगों को चैलेंज करता हूँ कि लाइए आप भी अपने, आज है ना, जो भी आपका 1 साल का कंटेंट था, 10,000 पेज, 15,000 पेज, उससे निकाल के दिखाइए कि ज़रा इनमें से कितने क्वेश्चन आपके वहाँ से बन पा रहे हैं। जस्ट टू शो माई अकाउंटेबिलिटी। लगभग 110 घंटे का अपना ये कोर्स था, बहुत ज़्यादा नहीं था। इसमें से मैंने अभी तक जो लाइन टू लाइन जितने मार्क किए हैं, क्वेश्चन जितने निकाले हैं, वो 35 है। उसका आपको यहाँ सबूत भी मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल कहाँ से पूछे हुए थे, है ना। तो और दूसरी बात, एक बात और, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, मोस्टली लोगों का काफ़ी कम स्कोर बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। दूसरी बात, ऐसे लोगों के भी आए जिन्होंने उनकी ट्रिक्स पे रिलाय किया था, और बाद में चल करके वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर क्या एक अटैम्प्ट बर्बाद हो गया, है ना, ये बड़ी गलती हो गई, लेना देना फलाना ढिमकाना। लेकिन कुछ एक मैसेज ऐसे भी आए, बहुतों का 85, 80, 90 की रेंज में भी अपने लर्नर्स का बन रहा है ना। मैंने एक स्क्रीनशॉट ये इसलिए निकाला ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, जो अगले साल प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा सकूं कि यार, अगर आपको, एक होता है कि ट्रिक के या तुक्के का, सिर्फ तुक्के पे रिलाय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिक्स काम नहीं करती है, सिर्फ ट्रिक्स पे रिलाय करके अगर आप निकालना चाहें तो उस निकल भी सकता है। लेकिन क्या वो सर्टेन है, क्या ये चीज़ सर्टेन है, क्या ये फॉर श्योर निकलेगा? नहीं। श्योर या फिर सर्टेनिटी आपको कहाँ आएगी भाई साहब, ये अपने लर्नर है शशांक, इन्हें मैंने, है ना, इन्होंने चीज़ों को फॉलो किया, मैंने जैसा बताया वैसा इन्होंने किया। एक अपने बहुत रेगुलर लर्नर है, 4-5 जगह से कोचिंग वो लेके आए हुए हैं दिल्ली से, है ना, विभोर, उन्होंने भी, है ना, जिन जिन लोगों ने अच्छे से भाई ट्रिक्स पे रिलाय ना, ओवर रिलाय ना करके अपनी स्टडीज़, अपनी नॉलेज पे कायम रहे, भाई उनके स्कोर अच्छे बन रहे हैं।
और ये शशांक की प्रैक्टिस देखो, मैंने इन्हें कहा PYQ लगाओ भाई, CSET कमज़ोर है, CSET लगाओ, पॉलिटी सेक्शनल लगाओ, जो भी है टेस्ट लगाओ। इतनी मेहनत कर देने के बाद भाई साहब ये इनका आया है 105 प्लस इनका स्कोर बन रहा है। मैंने अपना अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है, मेरे पास एक अटेम्प्ट बचता है, मैं फुर्सत से तब दूंगा जब मुझे लगे कि हाँ मेंस का मज़ा आ गया। अब आते हैं कि भाई साहब सवाल पूछे कहाँ से थे। अब देखो ये यमुना गंगा, ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत थी भी नहीं। यहाँ पूछा है कि भैया कहाँ से आपको इनके इन्फॉर्मेशन के बारे में मिलेगा कि भैया दोनों स्प्लिट हो गई। तो स्प्लिट हो गई, इससे पहले इन्फॉर्मेशन ये भी तो होनी चाहिए कि नदियाँ कभी एग्जिस्ट करती रहती होंगी और साथ में एग्जिस्ट करती रहती होगी। तो नदी सूक्त भाई, ये नाड़ी सूक्त नहीं है, ऋग्वेद का नदी सूक्त। ये देखो पेन से लिखा हुआ है, कोई ये बोले कि भाई फर्जी कहीं से स्लाइड ले आया, civilspot.in, ये मेरा लेक्चर है। नदी सूक्त मैंने बताया उसमें कि नदी सूक्त करके एक सूक्त है ऋग्वेद में जिसमें सारी नदियों का जिक्र किया गया है। ये तक बताया कि गंगा कितनी बार मेंशन्ड है, सबसे वेस्टर्न रिवर कौन सी है, कुबा रिवर का क्या रेलेवेंस है ना, सबसे ज़्यादा बार कौन सी रिवर मेंशन की गई है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। लोग उस टाइम भी क्रिटिसाइज करने लग गए थे कि भाई साहब आप इतना क्यों ऋग्वेद पे फोकस कर रहे हैं, ये जो वैदिक एज है 2 लेक्चर है सिर्फ इसमें, 2 लेक्चर, इनमें से एक भी लेक्चर आपने, ये तो एक ही स्लाइड से 2 सवाल इधर बन गए थे। ये देखो ये भी पूछा था कि कौन क्या है, कौन क्या है, सीधी सी बात है ना। ऋग्वेद पे 2 लेक्चर, लेकिन भाई साहब वैदिक एज पे जो लेक्चर है वो कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, है ना। और कई लोग क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्शन कर देते थे कि भैया आप मेहनत नहीं करते हो, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगा देते हो। इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे दिखता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ना। स्लाइड्स आर नॉट दैट वर्दी, यहाँ डायरेक्टली बुक्स के स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगाए हुए थे। सवाल बन रहे हैं तब बन रहे हैं अगर आप नॉलेज अच्छी रख रहे हैं। दूसरा सवाल, इसके तुरंत बाद दूसरा सवाल ये पूछा हुआ है कि बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, कई लोगों ने इसे गलत, ये दीदी ने भी गलत मार्क कर दिया, पता नहीं ये किसका वो है ना। दीदी ने भी ये गलत मार्क कर दिया कि बुद्धाज महापरिनिर्वाण। अगर आपको पता होता कि निर्वाण महापरिनिर्वाण किस चीज़ से रिलेटेड है ना। बुद्ध का फर्स्ट सरमन जो व्हील है इसका क्या वो है ना। civilspot.in का मेरा लेक्चर है, पूरा सिंबल यहाँ बताया। महाभिनिष्क्रमण घोड़े से क्या लेना देना है, कहाँ गया वो महाभिनिष्क्रमण, घोड़े से क्या लेना देना है, एक ही ऑप्शन आपका बचता है। तब तो सीधी सीधी बात, ये देख लो 5वां क्वेश्चन। ये तो एक ऐसी स्लाइड है, इस साल की वर्दिएस्ट एवर स्लाइड है ये भाई साहब। इससे एक सवाल इस साल कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के उसमें आया, एक सवाल इसमें CDS 1 में आया हुआ था इस एक स्लाइड से, है ना। एक जगह कहीं पे ये आई थिंक ये पूछ लिया था बुहार उरेउर पे, या फिर है ना, नहीं ये कोरकई पे आई थिंक पूछा हुआ था सवाल कहीं पे, एक पे यहाँ कहीं कोई रूलर करेकाल वगैरह पे पूछा हुआ था। इन 2 पेपरों में इससे ऑलरेडी सवाल बना था। एक और पूछ लिया कि नॉट करेक्टली मैच्ड। अगर आप है ना अच्छे से, मैंने उस टाइम एम्फेसाइज करके बताया हुआ है कि भाई यार बड़ी मुश्किल से AI को डेटा फीड करके अच्छी स्लाइड्स बनवाई हुई है मैंने, इनको देख लेना। इस स्लाइड को मैंने बताया था कि इसमें पूरा निचोड़ है अर्ली चोलचेर पांड्या का, इसको अच्छे से पढ़ना। लेकिन नहीं, कईयों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको इसमें दिक्कत हुई होगी। एक सेनगुतुवन का अगर आपको पता चलता कि हाँ यार ये चेर है, तो सिर्फ इसको एलिमिनेट करके आप भाई साहब आंसर के या तो यहाँ लगाते या यहाँ। अब ये ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ आपको पता नहीं भी होगा, मुझे भी नहीं पता इन दोनों में से, लेकिन इन दोनों में से एक आंसर आप लगा सकते थे, प्रोबेबिलिटी के करीब आ जाते। ऐसा नहीं कि आप है ना 1 एंड 3 मार के आ जाते, 1 या 2 मार के आ जाते, क्योंकि आपको ट्रिक में बताया गया है कि जिनमें ज़्यादा ऑप्शन है वही आंसर होता है। सारी ट्रिक्स UPSC ने एनालाइज कर करके इस बार खोद के बाहर निकाली ट्रिक्स, सबकी धज्जियाँ उड़वाई गई। चलो इस क्वेश्चन में तो क्या ही क्लेम करना, बहुत स्टैटिक सा सवाल है, लेकिन हर चीज़ को हमने यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस किया भी हुआ था। civilspot.in का ये लेक्चर है, एक पूरा मेरा ये सेशन था, जितने भी कॉलोनियल एरा के लॉ रहे हैं, स्टैट्यूट रहे हैं, सब पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है। ना सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह तो छोड़ो, है ना, ये तो डिस्कस ही नहीं करने, यहाँ तक डिस्कस हुए हैं कि कितने % ऑफ पॉपुलेशन जो है उस टाइम पे कवर हो रही थी अंडर राइट टू, है ना, वोट, या फिर जो फ्रेंचाइजी के राइट्स मिले हुए थे, कितने % ऑफ पॉपुलेशन, क्राइटेरिया क्या था। अब भाई इतने डीप वो जा कर के पूछ रहे हैं, जब आपसे पूछा वो यहाँ तक जा रहा है कि MN रॉय ने क्या सपोर्ट किया था उनको
सुभाष बोस जी को या फिर नहीं, ये समझ रहे हो, ये हिस्टोरियन लेवल की नॉलेज है, हिस्टोरियन लेवल की नॉलेज। फिर देखो ये एक सवाल था, और ये भी उसी एक सेशन से है जो अर्ली चोल चेर पांड्या है, जब साउथ वाले सारे एम्पायर्स को इस एक सेशन से हमने डिस्कस किया हुआ है साउथ के। तो उसमें हमने पल्लवों को भी देखा, उसमें हमने देखा कि द्रविड़ स्टाइल कैसे इमर्ज हुआ, उसमें हमने पल्लवों के कैलाशनाथ टेम्पल को भी देखा। ये भी मैं बता रहा था कि कैलाशनाथ टेम्पल और कैलाश टेम्पल दोनों अलग है। हमने पट्टादकल का एक विरूपाक्ष टेम्पल भी है। देखो मैंने ये आपको बताया था कि विरूपाक्ष टेम्पल जो है सिर्फ और सिर्फ विजयनगर एम्पायर का नहीं है, पल्लवों ने भी बनवाया था पट्टादकल में। यहाँ तक कि इनकी जो रानी है, आई थिंक लोक महादेवी उनका नाम है क्या, कमेंट सेक्शन में कोई बताना, जितना मुझे याद आ रहा है रानी ने बनाया था ये टेम्पल। ये तक बताया था मैंने आपको हाईलाइट करके वहाँ पे कि याद रखना यहाँ से टेम्पल पे वो सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ तक पूछ सकता है कि कौन सी डायनेस्टी का है। अगर आपको पता होता कि यार हम ये द्रविड़ स्टाइल में पढ़े हुए हैं तो ये तो हटा ही देते, वैसे ही हट जाना था, है ना। अब देवगढ़ एक ऐसी चीज़ है भाई, देवगढ़ टेम्पल, इसमें अगर मैं भी क्लेम करूँ ना कि भाई अच्छा मेरे वहाँ से या फिर कहीं से कंटेंट से आया हुआ है तो वो बदतमीजी होगी, क्योंकि यूपीएससी बार बार देवगढ़ पे सवाल पूछता आ रहा है, बहुत फेमस है, बहुत जनरल सा है, 3 पे सबको श्योरिटी है ना। तो आप एटलीस्ट यहाँ तो आ सकते थे 2 और 3 पे। एक वैसे ही एलिमिनेट हो रहा था, इसमें आपको देखना भी नहीं था, 4 को एलिमिनेट करके आप एक को भी एलिमिनेट कर पा रहे थे, देखना ही नहीं था कि बदामी में। वैसे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि बदामी मतलब अच्छा चालुक्यों के टाइम का, तो वो तो या तो वेसर करेंगे या फिर द्रविड़ करेंगे। हालांकि जो ऐहोल है, जो ऐहोल है भाई साहब, वहाँ पे ये जो ये मुझे भी पता नहीं था, ऑनेस्टली मैं बताऊँ मुझे इसका कोई पता नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप आंसर के करीब पहुँच जाते। दीदी आंसर के करीब पहुँची है, ये पता नहीं किसका क्वेश्चन पेपर है, आंसर के करीब पहुँचे इसी चीज़ को देखते हुए। लेकिन हाची मल्लीगुड़ी जो टेम्पल है, हालांकि ये है ना, बाकी इसका जो स्टाइल है, इसका जो पेडिस्टल एटसेट्रा है वो उतना ऊंचा नहीं है, ये लगभग वेसर का लगता है, लेकिन इसकी ऊपर देखो फिर क्या पूछा है, शिखर इसका नागर स्टाइल का हो, तो शिखर इसका भी नागर स्टाइल का है, तो ये मिक्स जैसा टेम्पल था। शिखर पे पूछा हुआ है ना भाई, टफ क्वेश्चन था, नो डाउट टफ क्वेश्चन था, लेकिन ये क्लू जरूर मिलता आपको। 3-4 सवाल में आप ऐसे करोगे ना तो आपका 2 की एवरेज उसमें बन जाती है। फिर अगेन ये तो मैंने आपको जस्ट एक लॉजिक मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको समझ ना आए तो तोड़ के देखो, क्वेश्चन को तोड़ के देखो। हिंट ये जितनी भी है ना, जैसे फणिक पूछा हुआ, तो फणिक और पण के साथ मिल है ना, मेल खाता है, वो 2023 में फणिक पे सवाल पूछा था। ऐसे आप आइडिया लगा सकते, अच्छा पण मतलब सिक्के से रिलेटेड कुछ होगा, मेरी बात समझ रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे हल्लीसा और लस्या, आप इसे डिवाइड कर सकते थे 2 हिस्सों में, है ना, मतलब जिसका दिमाग इतना चला उसे पता था कि हाँ लस्या मतलब किसी इस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो ये तो खैर है ना, इसको क्या ही इसमें क्लेम करना। अब देखो ये मोहितम भाई साहब, कमेंट सेक्शन में आइए। यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे कम से कम 10 बार हमने मोहिदाम्स को रिपीट किया हुआ अपने PYQ प्रोग्राम में। अब क्योंकि ये थोड़ा मिसलेनियस करंट अफेयर का टॉपिक था, तो ऐसे स्लाइड बाय साइड, ये जो पीछे वाले टॉपिक है ये इनका तो ऐसा है कि ठीक है पल्लवों के उसमें मिल जाएगा, ये है ना, साउथ इंडिया में मिल जाएगा, वहाँ जाके देखो। ये क्योंकि मिसलेनियस है यार, 110 सेशन है, तो मुझे एग्जैक्ट वो स्लाइड नहीं मिली, लेकिन कसम से ये हमने कम से कम 5-6 बार डिस्कस किया था मोहिदम, और बिल्कुल ईजी सा। और ये 2-3 बार PYQ में आया हुआ है पिछले, है ना, CDS में भी एक बार पूछा हुआ है, तो है ना, दीदी ने भी ठीक लगाया हुआ है, ये तो इजी कैटेगरी में हम डालेंगे इसे। फिर देखो ये है क्वेश्चन, हुलक गिबन पे सवाल पूछ लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ जादू ये है भाई साहब, अ सेंचुरी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज होम टू दिस एप स्पीशी लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन IUCN वेबसाइट। एंडेंजर्ड का इसका हमने उस टाइम डिस्कस किया हुआ था, है ना, ये देखो civilspot.in इसकी स्लाइड है, ये लेक्चर की स्लाइड है, उसमें हमने डिस्कस सब कुछ किया हुआ है। ये एक ऐसा लेक्चर था जिसमें सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मैंने कवर की थी कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं भाई साहब, वहाँ से सवाल आया। और ऐसा नहीं कि भाई अच्छा अतरंगी कहीं से पूछ लिया सवाल ना, मैं आपको लाइन टू लाइन बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई एक सेंचुरी है, हुलक गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम, वहाँ पाया जा रहा है। मैंने बताया, ये भी बताया कि सेकंड लार्जेस्ट ऑफ गिबन्स है पूरी दुनिया में, और इंडिया में अकेली एप की स्पीशी है जो ये पाई जाती है।
अकेली। एप स्पीशी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंडेंजर, तो है ना, हमने वो डिस्कस इसमें किया हुआ है ना, ओरली हमने डिस्कस किया हुआ है। आप जाएंगे लेक्चर देखेंगे, ये आई थिंक मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। डन। दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रेचिए, है ना, ब्रेचिएशन आप जैसे भी इसे कहेंगे, तो ये एक्चुअली ब्रेचिएटिंग एनिमल होते हैं। ये भी यहाँ हमने देखा था कि अच्छा आर्बोरियल है, ब्रेचिएटिंग है, डायर्नल है, और ये यहाँ से आपको पता चल भी रहा है कि हाँ ये उछल कूद कुछ करता होगा, जो कि स्विंग करता है ट्रीज, इसलिए मैंने फोटो भी डाले, ट्रीज से स्विंग करता होगा। और ये 1 साल पहले लिया गया सेशन है ना। एरिया बताया कि अच्छा हुलॉक गिबन सिर्फ इंडिया में नहीं है, एंडेमिक नहीं है। फिर ये अब देखो बॉडी की फिगर से आपको पता चल रहा है कि ये गुरिल्ला से बड़ा लग रहा है कि भाई ये छोटा लग रहा है। इतनी पतली टहनी में अगर हुलॉक गिबन लटक रहा है तो ये 20-25, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलो का होगा, 30 किलो का होगा, नहीं तो टहनी टूट जाती। मतलब एक देखने से भी इसमें आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ का मिलेगा कि रिमार्केबली एजाइल एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ड। ये हैवी बिल्ड है क्या, बहुत भारी है। और ऑप्शन तो आपको हेल्प कर ही रहे हैं। अगर आपको इन 2 का पता था, तीसरे का आपको देखना भी नहीं था। दीदी यहाँ पे गलत लगा लिए, है ना, तीसरे का आपको देखना भी नहीं था। और मैंने एम्फेसाइज करके बताया हुआ है कि यार इन पे ना PYQ बने हैं, आगे ये इनके बिहेवियर पे डिटेल पूछ लेंगे। और जब मैं ये कराता था, कई लोगों के मुझे मैसेज आते थे कि सर यार आप ना थोड़ा एक्सेसिव डिटेल में करवा देते हो। नहीं, अब कोई आकर के मुझे ये कहे अब कि भाई इतना आपने डिटेल में बताया हुआ है तो कहीं ना कहीं से तो UPSC सवाल बनाएगा ही, है ना। या फिर सर आपका कोर्स जो है वो याद करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना। कोई अगर ऐसे बताए तो भाई साहब वो DM की अगर आपको कुर्सी दे रहा है तो बैठे बैठे नहीं देगा, कंपटीशन है आपका, है ना। तो वो तो एकदम नमक हरामी होगी अगर आप बोले कि अच्छा 110 सेशन भी अगर आप रिपीट ना कर पाए, याद ना कर पाए, है ना, तो वो तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारे, है ना, ऐसे एजुकेटर सारे अपनी तरफ से अच्छे कोशिश करते हैं। बस ये है कि किसी को आइडिया होता है कि हाँ यार कहाँ से और कौन कौन से पॉइंट से सवाल बन सकते हैं। किसी को आइडिया नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, उस पर एक लेक्चर बना देंगे, क्योंकि दे आर गेटिंग पेड बाय द एडटेक, दैट्स इट, हो गया बात, है ना। अब 1900 पेजेस का इकोनॉमी का एक वो कर, है ना, मीम का एक डॉक्यूमेंट पढ़ने के बजाय भाई साहब ये पढ़ लो, तो उसमें क्या खामी है। 110 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप 110 घंटे में इतना अच्छा अगर कवरेज ले पा रहे हैं। अब देखो ये जो हमने वीडियो, है ना, ये देखो 1:27:47 के आसपास हमने पूरा कोरल को डिस्कस किया है। ये डाउन टू अर्थ की हर साल मैं एक वीडियो निकालता हूँ, फ्रीली यूट्यूब में भी थी, है ना। डाउन टू अर्थ की ये वीडियो थी, मैंने बताया था इसे देख लेना भाई, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, अच्छे सवाल बनेंगे। हालांकि इस बार उतने नहीं बने जितने पिछली बार बने थे। पिछली बार 4 डायरेक्टिव बने थे, इस बार क्योंकि वैसे ही इन्होंने रैंडम पूछे तो 1-2 सवाल इससे बने हुए हैं। कौन कौन आगे हम देखेंगे। तो ये तो हमने मैंग्रोव में यहाँ डिस्कस किया भाई, जब हम देख रहे थे कि मुंबई का हाईएस्ट सी लेवल राइज हो गया है, इसलिए मुंबई में मैंग्रोव जो है प्लांट करने की बातें चल रही है। तब हमने देखा कि मैंग्रोव जो है टाइडल एनर्जी को रिड्यूस तो करती है, लेकिन क्या ये फ्रेश वाटर स्टोर कर रहे हैं, यही आपको पता चल रहा है। जब हमने बोला एविसेनिया मेरिना को जब हम पढ़ रहे थे, राइजोफोरा को जब पढ़ रहे थे, इनके स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ रहे थे कि सोनारतिया अल्बा एटसेट्रा, तब हम देख रहे थे कि भाई साहब ये सेलाइन जो वाटर है ना, उनके लिए अडेप्टेड होते हैं ये। और नीचे ऑलरेडी इन्होंने सेलाइन एस्चुरिन बेल्ट लिखा है, ऊपर फ्रेश वाटर। मैंग्रोव में फ्रेश वाटर आता है क्या, नहीं, सेलाइन वाटर आता है भाई। Their salt sensitive root filter sea water making mangrove key to converting coastal land into fresh water। भाई मैंग्रोव में दलदल है ना, और वो समंदर के करीब है, फ्रेश वाटर कैसे होगा वहाँ, ये तो वैसे ही नहीं होगा। आप ब्रैकिश लिख देते तब भी बात थी। अब ये तो हमने देखा हुआ है। इनफैक्ट जब हम सोनारतिया अल्बा को देख रहे थे तब हमने देखा था कि इसका जो सेब है उसे लोग खाते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तौर पे इसे बेचा जाता है। सोनारतिया अल्बा की जो वो है पत्तियां हैं, तब हमने देखा था कि भाई साहब इनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों के दवाइयों वाले यूज़ है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, स्टेट मैंग्रोव ट्री है महाराष्ट्र का। तो यहाँ से पता चल ही रहा है कि अच्छा इनका कुछ यूज़ भी है कम्युनिटी के लिए। फिर देखो एक ये इसका इसका सिंपल आइडिया लगा सकते थे।
इस एक स्टेटमेंट से, इट डज नॉट फॉर्म एनी डिस्ट्रीब्यूटरी। किसी को अगर बांग्लादेश का पता है ना, ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस हो गई, ये दीदी ने तीस्ता लगा दिया। दूसरी बात, ये तिब्बतन प्लेटियो ने दिखा नहीं क्या, तीस्ता तो सिक्किम। तो खैर जो भी हो, ब्रह्मपुत्र, इंडस और तीस्ता, ये तीनों जाती है भाई साहब बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये नदी तो क्या, कोई भी नदी जाएगी ना उसका डिस्ट्रीब्यूटरी बनना तय है। वो दलदल, वो सूखा दलदल है भाई बांग्लादेश, मेरी बात समझ रहे हो, सूखा दलदल है बांग्लादेश, राइट। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनना तय है, सामने कोई चीज़ आ जाए उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनना तय है। वहाँ कोई आप ऐसी सिंपल सी नदी भी डालोगे ना, उसकी खड्ड भी बन जाए अगर, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटरी उसकी निकलेगी ही, क्योंकि दलदल है, दलदल वाला पानी कहीं से भी घुस जाता है, वो अपने लिए 2 ड्रेन बना देगा इजीली। तो इसी ग्राउंड पे आप बांग्लादेश वाली नदियों को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे। खैर, फिर देखो ये सवाल है ना, अभी हम क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचे हुए हैं। इन्हें तो छोड़ो, कुछ एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं इसे क्लेम नहीं करता कि अच्छा ये यहाँ से स्पेसिफिक है ना। फिर देखो अगेन, ये मैपिंग का बहुत बेसिक सा सवाल है, कोई भी इसे लगा सकता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा यहाँ, लेकिन ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी, और बहुत पुरानी डिस्कस नहीं करी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 साल पुरानी ना। हमने आईआर की एक वीडियो अभी 15 दिन पहले निकाली थी, मैंने सबको बोला था 3 घंटे की आईआर की वीडियो है, मैक्सिमम मैं आपको बोलूँगा 5-6 सवाल इससे बनेंगे, मिनिमम मैंने बताए थे 2-3 सवाल बनने तय है, और इनफैक्ट इससे 3 सवाल बने भी। एक तो ये मैपिंग का, 2 मैं आगे अभी आपको बताऊँगा। बने भाई, सवाल बने हैं इस एक वीडियो से, मैंने बोला बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। अब यूपीएससी ने देखो, यहाँ पे खेल है प्रोपोर्शनैलिटी का, यहाँ पे खेल है कंपैरेटिव एडवांटेज का, कि किसको ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज हुई। यहाँ ये खेल नहीं है कि अच्छा किसको ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, नहीं, यहाँ कंपैरेटिव एडवांटेज का खेल है। क्योंकि जब इन्होंने क्वेश्चन पेपर ही ऐसा बना दिया जिसमें कट ऑफ मुश्किल से हो सकता है कि 70 जाए, 75 जाए, उसमें अगर 35-40 सवाल आपको कहीं से बन रहे हैं ना, और उसमें से अगर 30 भी आप ठीक कर पाते, 30-40 में से 30 सवाल, तो आप कंपैरेटिव एडवांटेज लेकर के 90 के स्कोर में पहुंचते। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि वो जो बाकी के 60 या फिर अदर 40 क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किए हुए ना, उनमें से, उन अदर 40 क्वेश्चन में से 25-30 नंबर खींचना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इतना आपका इंटेलिजेंट गेसिंग काम करती है। अब देखो अगला सवाल, इसे देखना, इसे एक बार देखना। मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था इस साइंस एंड टेक कोर्स के लिए लोगों ने, यार 40 घंटे का बना दिया, लोग यहाँ 10-10, 12-12 घंटे का बना लेते हैं, है ना, इतना क्या पढ़ा रहे हो भाई साहब। 3 साल पहले बताई हुई चीज़ें भी आज के दौर में रेलेवेंट है, मैं इतना बताता हूँ, 5 साल बाद भी वो रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि उसमें इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डिस्कस हुई है इस साइंस एंड टेक कोर्स में, वो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी, टेलिंग यू, है ना। और ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कैसे बना। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये इंडिविजुअल की प्राइवेसी को, ठीक है, क्या ये प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर पा रही है, या फिर क्या ये प्राइवेसी ओरिएंटेड है? नो नो नो, नेवर। यहाँ पे आदमी खेला खाएगा, आदमी सोचेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, प्राइवेसी भी बहुत नया सा कॉन्सेप्ट है, तो यस हाँ होना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट प्राइवेसी फ्रेंडली एट ऑल। ये इसका एक बड़ा नुकसान भी है। वाई? क्योंकि भाई नेटवर्क में सारे लोग, पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में सभी लोगों को ये पता है कि कौन सा नया ब्लॉक ऐड हुआ है, इनफैक्ट इन्हीं की परमिशन से नया ब्लॉक ऐड हुआ है। समझ रहे हो बात को? सो नंबर 1 ये बात ध्यान में रखनी है कि नो, इट इज़ नॉट ए प्राइवेसी फ्रेंडली। नंबर 2 बात कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डेटा बहुत सिक्योर होता है, ये जरूर है। डाटा सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि डाटा प्राइवेट होना, डाटा बहुत सिक्योर होने का मतलब है कि इसमें टेम्परिंग बहुत मुश्किल है। इज इट इम्पॉसिबल? नो। आगे हम देखेंगे इवन साइबर अटैक्स भी हुए हैं, इज इट इम्पॉसिबल? नो। बट जो इसकी टेम्परिंग है डेटा की, नॉर्मली क्योंकि देखो जो भी चीज़ एन्क्रिप्शन बेस्ड है, ठीक है, जो भी चीज़ साइबर स्पेस में है, इट इज ऑलवेज डेटा स्टोरेज की अदर फैसिलिटीज के मुकाबले बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर ब्लॉक ऐड हो गया, एक बार डेटा ऐड हो गया, आप उसके साथ टेम्परिंग नहीं कर सकते, आपको फिर से नया ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा और उसके लिए नए सिरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये वैलिडेटर यहाँ पे डिटेक्ट करे कि भाई साहब कोई गड़बड़ होने वाली है, तो ये वैलिडेट करेंगे नहीं। फिर जैसे ही इन्हें लगे कि यस कोई टेम्परिंग होने वाली है और नया डेटा जो डाला जा रहा है उसमें मैलिशियस रिकॉर्ड है कुछ, तो ये उसे जो है उन्हें ही नहीं देंगे। इसीलिए काफ़ी काफ़ी प्रोटेक्टेड एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी मानी जाती है, राइट, नॉट नेसेसरली। देखो इस स्टेटमेंट का आपको जानना ही ज़रूरी नहीं था कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। यहाँ से आपको अगर पता था कि हाँ इसके मैथमेटिकल एल्गोरिदम, एटलीस्ट देखो मैंने बीच में ये भी कहा कि क्या ये इम्पॉसिबल है इसे हैक करना, वो मैंने कहा कि नहीं, ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा हैक भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कैसे हुए हैं
नया डेटा ऐड करके, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको नया डेटा ऐड करना भी है तो आपको नया ब्लॉक ऐड करना होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक ऐड करना होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज और डिलीट एनी डेटा। बिल्कुल ओरिजिनली इसका जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है वो ऐसा ही होता है, इससे आप डेटा डिलीट नहीं कर सकते हैं एट योर विल। तो ये है ना, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि अच्छा सवाल यार इनसे बनेंगे, इन चीजों से। एक ये देखना, नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को चेयर कौन कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एफएसडीसी क्या स्टेटरी बॉडी है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन जारी कर रहा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो इंडिया में है उसमें एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी, 3 ये पैरामीटर है। थोड़ा याद रख लो इन्हें, है ना, ध्यान से थोड़ा सा देखना कि बैंकिंग, डिजिटल, पेंशन, इंश्योरेंस, सेविंग, है ना, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, डिजिटल, पेंशन एक्सेट्रा, ये कुछ पैरामीटर होते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। और ये बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, ठीक प्रीलिम से 6 दिन पहले मैंने ये वीडियो निकाली थी, 1.5 घंटे की वीडियो थी। मैंने बोला भाई इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना, करंट अफेयर मैंने इसमें पूरे करके दिए हुए हैं, ये बोला था मैंने उनको। और उससे मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन हिट करने की पॉसिबिलिटी है, भले 2 आए भले 3 आए। हालांकि इस बार क्योंकि उन्होंने टिपिकल इकोनॉमी से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने भाई वीडियो देखी होगी और जिनको इन चीज़ों पे डाउट रहा होगा उनको पता है ना, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस, यूजेज, क्वालिटी, उनको ये ज़रूर हेल्प की होगी। एक वीडियो में भाई, एक वीडियो में एक जगह मैंने ये आपको बताया था, ये तक बताया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बताया था मैंने कि भाई अच्छा हमारा जो ये स्कोर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कोर, ये पहली बार हिस्टोरिकली 67 पे पहुंच गया है, बताया था मैंने आपको। और कई लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ONDC देखो, civilspot.in मेरा लेक्चर, इसमें हमने ONDC एक बार नहीं, पता नहीं अथाह बार डिस्कस किया है। ये तो मैंने एक का आपको निकाला, अथाह बार डिस्कस हुआ है कि ये क्या चीज़ है। अब कोई लोग आकर के एक्सट्रीम स्टेटमेंट को इसमें एक क्वेश्चन में लगा लेंगे, वो अलाउ गवर्नमेंट टू कंट्रोल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटाओ, टू रिप्लेस प्राइवेट कॉमर्स प्लेयर्स, रिप्लेस, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटाओ, मैंडेट UPI बेस्ड पेमेंट। तो यहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। जो आपको इतने, जिन्होंने ये क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ना और जिन्होंने ये क्वेश्चन अपने गलत किए, वो जा रहे हैं गर्त में। अगला सवाल देखो, ये देखो, इस पूरे कोर्स में RBI हमने इतना स्टडी किया, ये देखो RBI के वेबसाइट से डायरेक्टली हमने चीज़ें निकाली हुई है कि यार यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती है। इनफैक्ट लोगों को ये तक पता नहीं होगा कि CRR और SLR 2 अलग अलग एक्टों के तहत अप्लाई किए जाते हैं। ये तक पता नहीं होगा कि CRR कौन से एक्ट के तहत, SLR कौन से एक्ट के तहत। बहुत डीप लेवल पे हमने यहाँ इकोनॉमी स्टडी की है, सबसे ज़्यादा टाइम हमने इकोनॉमी को ही दिया था। और मैंने आपको इतनी बार ये बताया हुआ था, उर्जित पटेल कमेटी का, अगर इसमें से 2 कमेटी अगर आपको पता होती ना तो आपको बाकी जानने की ज़रूरत ही नहीं थी। उर्जित पटेल कमेटी का मैंने ऑलरेडी इतनी बार बताया कि यार ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ाई है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ है ना। तो ये इसका लैंडिंग, हाउस लैंडिंग वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। अब एक इसके, क्योंकि मैंने नीचे ऑप्शन नहीं डाले हैं, ये ऑप्शन जब आप एलिमिनेट कर रहे थे तो नीचे के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे। डाउट इसमें रहता था, अगर किसी को ये मालेगाम कमेटी का पता होता, ये ठीक इसकी अगली स्लाइड में मुझे मिल गया मालेगाम कमेटी वाला, है ना। ये मैंने इतने डेप्थ में चीज़ें बताई थी कि यार ऐसा ऐसा एक क्राइसिस हुआ, मालेगाम कमेटी इसके लिए बनाई गई और माइक्रो फाइनेंस इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। फिर देखो एक सवाल, ये पिछले साल भी UPI पे सवाल आया, एक बार CBDC पे सवाल आया था, इस बार मिक्स करके पूछ लिया। अब भाई साहब हमने इतनी डीप चीज़ें पढ़ी हुई है कि इंडिया में E-रूपी RBI के रिलीज़ और, है ना, गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग E-रूपी इंडिया में एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर को मैंने इसकी ठीक पिछली वेबसाइट में बताया था कि लीगल टेंडर क्या चीज़ है। ये लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, रुपया, करेंसी नोट्स और अब CBDC। और ये मैंने बताया था कि लीगल टेंडर की जो लाइबिलिटी है, लीगल टेंडर एक लाइबिलिटी आती है। पिछले साल भी UPSC ने सवाल पूछा था सीनियर एज पे, और मैंने उसमें रेड फ्लैग रेज किया था कि यार सीनियर एज ना, इट डजेंट प्राइमा फेसी अपीयर टू बी एन एसेट ऑफ RBI, वाई, और एन इनकम ऑफ RBI, वाई, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ RBI। भाई ये लाइबिलिटी है RBI की, ये मैंने आपको ऑलरेडी इतनी बार बताया हुआ था उसमें, है ना। इवन करेंसी नोट्स भी, दे आर लाइबिलिटीज ऑफ RBI। लीगल टेंडर्स आर लाइबिलिटी ऑफ द इशूअर,
और लीगल टेंडर को आप एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, हालांकि लिमिटेड अनलिमिटेड टाइप का दो अलग अलग तरीके के लीगल टेंडर होते हैं। इस बार, और ये सारे पीवाई के थे, इस बार इन्होंने मर्ज करके पूछ लिया, यूपीआई पे भी पीवाई क्यों था, है ना, डिजिटल रूपी पे भी पीवाई क्यों था, लीगल टेंडर पे भी एक पीवाई क्यों था, तीनों को पूछ लिया कि क्या यूपीआई और डिजिटल ये जो है ये यूजर्स की लाइबिलिटी होते हैं, नहीं। डिजिटल रूपी या सीबीडीसी भाई साहब लीगल टेंडर होने की वजह से ईश्वर की लाइबिलिटी है। बहुत फंडामेंटल सा है, दीदी को ये बात समझ थी, दीदी ने अच्छा आंसर लगाया है। क्राउडिंग आउट, इस पे क्या ही डिस्कस करना, चिंदी सा क्वेश्चन है। एनबीएफसी अगेन, इस पे क्या डिस्कस करना, हमने कम से कम 10 बार ये वो किया होगा, मैंने बॉदर भी नहीं किया कि अच्छा एनबीएफसी वाला वो खोज के निकालें, है ना। कम से कम हमने 10 बार एनबीएफसी के फीचर्स को, ये बिल्कुल बेसिक है, ये हर कहीं आपको रैंडम कंटेंट में दिख जाएगा। वैसे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें 2 नए इंडिकेटर ऐड किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और यहाँ से वो फंसा सकता है ना। अब क्योंकि ये अलग अलग लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हुए हैं, जो क्या कहेंगे उसे, जो मिसलेनियस टाइप के थे, तो मैंने उतना बॉदर नहीं किया कि यार, है ना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कहीं भी आपको मिल जाएंगे। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ भाई साहब यहीं से सॉल्वेबल था, नहीं नहीं, सबको पता है ये, दीज आर द क्वेश्चन भाई, हाँ सबको पता है। और ऑप्शन से गेम बन जा रही थी इसमें, क्योंकि 3 को जब जैसे ही आप एलिमिनेट कर रहे थे तो आप 1 एंड 2 पे पहुंच रहे थे, इधर 2 ओनली या 1 एंड 2 पे। देखो साइंस एंड टेक के डायरेक्ट हिट, अब देखना। अच्छा चलो, इससे पहले थोड़ा सा ऐड मैं आपको दे देना चाहता हूँ गाइस। ऐसा है कि ठीक है, ये बाय लक इस बार हो गया कि अच्छे क्वेश्चन आ गए, डिफ़िकल्ट पेपर होने के बावजूद अपने कोर्स से बहुत, जिन लोगों ने तैयारी की है, जो लोग कोर्स में शामिल हुए हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन उनके बन रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हाँ बहुत लोगों के अच्छे स्कोर भी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने तैयारी की थी, और उन्होंने ऑनेस्टली तैयारी की थी, उन्होंने ट्रिक्स पे रिलाई नहीं किया, लास्ट मोमेंट तक वो रिवाइज करते रहे, और भगवान ने उनका साथ दिया, हमारा भी साथ दिया, है ना। ये मेरी भी मेहनत थी, अगर कोई भी चीज़ मैं इस पूरे कोर्स में ला रहा हूँ तो बहुत मेहनत के बाद लाता हूँ, खुद पहले पढ़ता हूँ, चैट जीपीटी एआई से नहीं बनाता हूँ, है ना, जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने हैं बस, है ना। पैसे मैंने भी कमाने हैं, लेकिन ऐसा है कि मेरी वो ज़रूरतें नहीं है जो उनकी है, सीधी बात। दूसरी बात, आप लोगों में से बहुत लोग मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप मेंस की तैयारी करिए, है ना। मेंस की तैयारी कीजिए, दिसंबर तक मेंस की तैयारी कीजिए भाई। प्रीलिम्स मेरी जिम्मेदारी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपका प्रीलिम्स या प्रीलिम्स के क्रैकिंग स्कोर के पास तक ले लाना आपको, वो मेरी जिम्मेदारी, पर आपको करना वैसे वैसे होगा यार, ऑनेस्टली डेडिकेटली, जैसा मैंने आपको बताया। हाँ, ये जो एक कोर्स है ना, अब ये मैंने पिछले साल चलाया था मेंस, अपने मेंस के बाद मैं उस मेंस में फेल भी हो गया, तो ये चलाया था एक्चुअली कुछ एक लोगों की रिक्वेस्ट पे, ज़्यादा नहीं, उस इसमें 8-9 लोग अभी एनरोल्ड हैं। ये एक लाइव आंसर राइटिंग प्लस लाइव इवैल्यूएशन का प्रोग्राम है ना। ये कोई ऐसी रैंडम टेस्ट सीरीज़ नहीं है, डेली आकर के इसमें 5-5 क्वेश्चन हम लिखते हैं, इंटेंसिव आंसर राइटिंग होती है, लाइव आंसर राइटिंग होती है, 40 मिनट लिखते हैं, और अगले 30 मिनट तक इवैल्यूएशन होता है उन्हीं आंसर्स का, वो भी लाइव, है ना। सभी लोग बैठे होंगे, सभी के आंसर विजिबल होंगे, सबसे आइडिया आता है कि अच्छा इसमें अच्छी चीज़ हम क्या ला सकते हैं। बहुतों का ये भी फिर दिक्कत आई कि अच्छा कंटेंट भी सर, अच्छा कंटेंट अब हम कहीं और से करें क्या? नहीं, इसमें 60 प्लस सेशन आपको मिलेंगे मेंस का, बहुत ही, मैं आपको अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। मैंने इस पर बहुत काम किया है, और ये कंटेंट मैंने ऐसे बनाया है कि अगर मैं कभी मेंस दूंगा तो मैं अपने लिए भी उसी कंटेंट का ही यूज़ करूंगा, है ना। ट्रस्ट मी विद दैट। मैंने भी खुद देखो 3-4 मेंस अगर दिया है किसी बंदे ने, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा ही होगा। हाँ, मेरे साथ त्रासदी ये रही, कभी जीएस में अच्छे बन जाते थे, ऑप्शनल में 217, कभी ऑप्शनल में ठीक बन गए, जीएस में फिर से वो धड़ाम 360, तो वो ऊपर नीचे कभी वो क्या कहते हैं उसे, एसए में 120 बन गए, कभी इस साल मुझे एसए में 89 भी आया हुआ है। मैंने कहा ये क्या ड्रामे हैं यार इन लोगों के, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। इफ़ यू ट्रस्ट मी एज अ गाइड, मैं मेंटर मुंटर खुद को नहीं बोलता हूँ, जस्ट मेरे जो एक्सपीरियंस है या जो मैं अपने लिए करता हूँ वो यहाँ शेयर किया जाता है, देन यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, है ना। तो ये नेक्स्ट 60 दिन तक इंटेंसिव राइटिंग में भी 1 तारीख से, है ना,
1 जून से हम शुरू करने की तब कोशिश इसमें करेंगे, है। और बढ़िया आपकी आंसर राइटिंग इसमें होगी। देखो कईयों का ऐसे भी डाउट है, कईयों ने मुझे मैसेज किया कि अच्छा वी वांट टू एनरोल, लेकिन इनकी जॉब का कोई इशू है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आंसर राइटिंग में कोई अभी जॉब में है, कहीं बाहर बिजी होते हैं, तो कोर्स की टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कि सुबह मान लो अराउंड 8 बजे के आसपास हम शुरू कर देते हैं, तो 9 बजे के आसपास आप फ्री हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप है ना, या फिर रात को भी कर सकते हैं। टाइमिंग बहुत इसमें फ्लेक्सिबल रहती है, जिसको जैसे जैसे सूटेबल हुआ वैसे वैसे इसकी टाइमिंग रहती है। या फिर अगर टाइमिंग का ही वो इशू बहुत ज़्यादा इशू हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप आंसर अपने लिखें, है ना, वहाँ डालें, और जब आप फ्री होंगे एक पर्टिकुलर एग्री टाइम पे वहाँ पे मिल करके ऑनलाइन, है ना, वो इवैल्यूएशन या रिव्यूज़ उसमें देंगे। इवैल्यूएशन वर्ड आई डोंट प्रेफर। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी था, कुछ एपीएफसी, ईपीएफओ और ख़ास तौर पे जो सीएपीएफ की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि सीएपीएफ एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होता है। एपीएफसी तो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। भाई साहब अगर आपका जीएस की वजह से, मैंने खुद सीएपीएफ 2 बार क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी मार्क्स से क्वालिफाई किया हुआ है ना। एक बार तो आई थिंक 158 समथिंग इतने नंबर भी आ गए थे, उसमें मुझे सीआईएसएफ मिल जाता। मैंने खुद ही तैयारी नहीं करी पेपर 1 में, कट ऑफ बहुत कम थी, 102 103 शायद, तो है ना, खुद मेरा क्लियर हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि कोई आकर के ऊल जलूल यहाँ पे वो कर रहा है। और दूसरी बात, अगर आप अगले साल प्रीलिम 2027 के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे कईयों ने, है ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रखी है कि अच्छा प्री के PYQ प्रोग्राम में और इसमें भी ये एनरोल करेंगे, तो भाई साहब ऐसा है कि जितने भी कोर्सेज वेबसाइट में है, मैंने पहले क्लैरिफिकेशन दे रखी है, ये कोर्सेज सितंबर तक ही वैलिड हैं अभी की आपकी परचेज। लेकिन, है ना, तो तब तक जो है ये भी हो जाएंगे, सीएपीएफ वगैरह भी हो जाएंगे। मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी सेटिंग कुछ ऐसी की गई है, उसके बाद आप जो है री एनरोल कर सकते हैं, नेगोशिएट उसमें आपके लिए स्पेशल कूपन का, जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, स्पेशल डिस्काउंट का 40-50% का, वो उस टाइम देख लेंगे। अभी के लिए मैंने आपके लिए स्पेशली, क्योंकि देखिए सिर्फ आपने भी 3 ही महीने के लिए एनरोल करना है, तो इस PYQ रिसर्च प्रोग्राम के लिए मैंने CAPF, कैपिटल CAPF करके एक कोड क्रिएट किया है। इसमें आपको डायरेक्ट 15% डिस्काउंट, 1500 डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये देखो 30 ही है डिस्काउंट, 30 ही लोगों को इसमें मिल पाएगा। तो अगर आप लेट देख रहे हैं और कोड आपका नहीं चला, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा है कि आपको यहाँ से तो हिंट आ ही रहा है कि ये एक ऐसा कोर्स है, अगर आप यहाँ से तैयारी करेंगे भी, उम्र भर आपको कोई वो नहीं होगा, है ना, कोई शिकन नहीं होगी। फिर देखो ये ग्रीन हाइड्रोजन, खैर ये तो एकदम बेसिक सा सवाल था, सबको पता होता है कि ये, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, यहीं से एलिमिनेट हो जा रहा था ये तो, है ना। फिर भी जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसको हमने इसमें इसके, है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस किया भी हुआ है। ये अपने उससे आया हुआ था, क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक, इन स्पेस, है ना, पूरी एकदम 3D प्रिंटेड अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट, है ना, एयरोस्पेस, ये इधर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च एटसेट्रा, विक्रम S रॉकेट, ये सब चीज़ें हमने यहाँ देखी थी। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी इसकी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट 3, कि भैया इन्होंने डेवलप किया है लिक्विड फ्यूल फॉर GSLV या फिर नॉट। तो यहाँ एक जगह इसमें थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट ज़रूर थी। अगर आपको नॉलेज होती तो आप इसमें लगा पाते, नहीं तो बंदे 1 2 भी लगा लेते हैं, 1 2 एंड 3। लेकिन ठीक है ना, इतना कर यार, बनता भी है, आपको मुंह पे थोड़ी ना दे देंगे, वो स्पून फीडिंग थोड़ी। अब देखो ये यहाँ से तो विजन IAS खुश हो गया होगा, इसीलिए मैंने ये नहीं डाला, क्योंकि हर जगह कवर होता है। जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट मैंने कवर कर लिया तो क्या, लेकिन ये हमने कवर किया हुआ है। डीप ओशन मिशन हर जगह कवर होता है। विजन IAS की मैगजीन से फाइनली 2 क्वेश्चन आए। अब देखो पॉलिटी के इस बार सिर्फ और सिर्फ 4-5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, लेकिन उसमें से भी देखना, 1 मिनट इस वीडियो को देखो एक बार। Such customs which are held in force of law will also be treated as law in India. So laws in force includes laws passed by or made by the legislator or competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution, not previously repealed, notwithstanding any such law or any part thereof may not be कि भैया इवन जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज भी हैं, अगर देखो मैंने इसमें क्लियरली आपको बताया था कि अच्छा कस्टम, और वैसे तो ये CSET का ही एक क्वेश्चन था, नीचे आपसे ये पूछा हुआ था कि अच्छा आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ये बेसिकली CSET का सवाल था, ये मिक्स कर दिया इन्होंने GS और CSET। लेकिन मैंने एक्सप्लिसिटली बताया कि यार कस्टम और जो यूजेज है, जिसके पास फोर्स ऑफ लॉ है,
वो भी जो है इंडिया में लॉ की डेफिनेशन में आते हैं अंडर आर्टिकल 13। लेकिन बावजूद इसके दीदी ने आंसर गलत लगा दिया। एक्चुअली दोनों के व्यू ठीक थे इसमें, है ना, एक्स और वाई दोनों के करेक्ट थे यार। एक लीगल व्यू दे रहा था, एक कस्टमरी व्यू दे रहा था, और दोनों को लॉ की डेफिनेशन में लाया जाता है। अब देखो एक ये सवाल, क्या ये देखो, ये तो प्रियम्बल में हमने पढ़ा हुआ है कि कहाँ पे लिखा हुआ है ये डेट प्रियम्बल में, तो ये बात तो सही आती है कि हाँ नो आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे प्रियम्बल, जहाँ पे है ना ये डेट मेंशन है, तो किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, प्रियम्बल में मेंशन है। देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ऑफिशियली कॉल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में छोटी छोटी चिंदी चीज़ों की भी डेफिनेशन दी जाती है। ये तो भूल ही जाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा, इसे हटाओ पहले ही। देर इज नो आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट, ये पता नहीं हमने कितनी बार पढ़ रखा है आर्टिकल 395 का रेफरेंस, 393 395। भाई साहब 395 में वो सारे लॉज दिए हुए हैं जिन जिनको रिपील कर दिया गया था। बहुत बार ये पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है उसमें, एज ए रैंडम रेफरेंस हमने पढ़ा हुआ है। पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही रिच सीरीज़ है। इनफैक्ट आपको इसके लिए पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट में एनरोल मत करना, एक बार यूट्यूब में जाओ, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है 37 वीडियोस वाली पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को पॉलिटी में प्रॉब्लम है भाई, एक बार वो जाके देखो। लक्ष्मीकांत में उतनी चीज़ें नहीं है जितनी मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 35-40 घंटे में कवर किया हुआ है। बहुत है ना, इंफॉर्मेशन हैवी है ये सारी चीज़ें। फिर देखो 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल पे सवाल बन गया, और ये इतना डिटेल में हमने पूछा हुआ है कि कोई भी इसे इजीली मार्क कर सकता है। इतने डिटेल में हमने ये डिस्कस किया है। इतना तो क्या, खैर इतना तक देखो, ये जो 6th शेड्यूल है ना, ये जो 6th शेड्यूल में 4 स्टेट मेंशन किए गए हैं, आपको ये तक पता नहीं होगा कि यार नागालैंड के लिए, एक रैंडम लर्नर के लिए ये तक पता नहीं होगा कि नागालैंड में भी ऐसा प्रोविज़न है, लेकिन 6th शेड्यूल के तहत नहीं है। कौन सा आर्टिकल, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो नागालैंड का एक एरिया है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, नोंगथाइलम या फिर ऐसा ऐसा एक नाम है ना, वहाँ की एक जगह का नाम है, वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविज़न संविधान में किया गया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमने देखी हुई है। ये देखो एक मिनट, इस सवाल को देखना जरा, इस सवाल को नोटिस दिया जाता है। नो, एक्चुअली 15 दिन पहले का नोटिस होना चाहिए। स्टार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 15 दिन पहले का प्रायर नोटिस जरूरी है, समझ लो। और उस क्वेश्चन में ये बात लिखा होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, मिनिस्टर जिससे पूछा जाना है उसकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, और इवन ये भी कि कौन सी डेट पे आपको आंसर चाहिए वो भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। कितने स्टार क्वेश्चन हो, स्टार क्वेश्चन कितने हो ये भी लिमिट किया गया है कि एक दिन में आप 20 से ज़्यादा स्टार क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि अगर वो आपसे पूछे कि अनलिमिटेड आस्टेरिक वाले जो है ना, जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि स्टार क्वेश्चन कैसे होंगे, जिसमें आपके स्टार ऐसे बने होंगे, उन स्टार्स को आपको टिक करना होगा। इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि आस्टेरिक इसमें टिक हुई है, दैट मींस कि कैंडिडेट वॉन्ट्स एन ओरल आंसर एंड कैंडिडेट इज एक्सपेक्टिंग कि मैं मिनिस्टर से उसके जवाब पे फिर से सवाल पूछ सकता हूँ। सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो इन द स्टार क्वेश्चन। अगर कोई स्टार क्वेश्चन नहीं है, अनस्टार क्वेश्चन है, दैट मींस आस्टेरिक को उसने टिक नहीं किया है, दैट मींस दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अनस्टार क्वेश्चन। उसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका आंसर ही ओरल नहीं है, उसका आंसर रिटन है। तो ऑब्वियसली रिटन में आंसर दिया, एमपी पहले पढ़ेगा फिर उसको जगह बता, पूरा बताया हुआ है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट के बलबूते आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं। पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन फ्री की है। और एक मिनट, ये वीडियो देखना भी है। स्टार क्वेश्चन ऐसे आईपीसीसी को मिला है, यूनिसेफ को मिला है, और किन को नहीं मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में मिला है, आईएलओ को एक बार मिला है, यूएनएचसीआर को 2 बार मिला है, यूनेस्को को नहीं मिला है, यूनेस्को को नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी आपको आइडिया होना चाहिए। 1961 में भाई साहब जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे है ना, इनके प्रपोजल पे यूएन ने और एफएओ ने मिलकर किया। ध्यान से फिर से सुनना, फिर से सुनना। स्टार आईपीसीसी को मिला है, यूनिसेफ को मिला है, और किन को नहीं मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में मिला है, आईएलओ को एक बार मिला है, यूएनएचसीआर को 2 बार मिला है, यूनेस्को को नहीं मिला है, यूनेस्को को नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी आपको आइडिया होना चाहिए। 1961 में भाई साहब जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे है ना, इनके प्रपोजल पे यूएन ने और एफएओ ने मिलकर किया। बचा क्या आपके पास, ये बचा ना। और ये तो जानने की जरूरत भी नहीं थी, ये पूछा है कि कितनों को मिला है 2 बार, ट्वाइस पूछा है। ये पूछा है कि कितनों को मिला है 2 बार। यहाँ सारी चीज़ें है ना, एक यूएनएचआरसी है, हाँ ये है वो यूएनएचआरसी, सीधा यहाँ से आपको सवाल पूछ लिया हुआ है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि एफ्टा के है ना जो 4 मेंबर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहली बात स्विट्जरलैंड, दूसरी बात नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड, चौथा लिंचेस्टीन। और ये चारों कंट्रीज़ जो है ये ईयू में नहीं आती है, ये आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन ये ईयू में नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए।
पता चल गया, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने स्पेसिफिकली बताया हुआ था आपको यार यहाँ से सवाल बन सकता है। इनफैक्ट सुबह मैंने सबको बताया कि नई नई मेंबरशिप्स पढ़ के जाना, लो हैंगिंग फ्रूट से सवाल बन सकते हैं। पता नहीं किनका हुआ किनका नहीं हुआ। और ये तो ये भाई ये वीडियोस ये वाले जो सवाल थे ये मैंने ठीक 4 आई थिंक 2 हफ्ते पहले ये IR की वीडियो मैंने डाली थी एफ्टा के, जिसमें फुल IR कवर था। मैं ये नहीं, अगेन मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई भाग्य विधाता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब अगर आप नॉलेज पे रिलाय करेंगे और सोर्स अच्छे अपने रखेंगे तो भले आपका सिलेक्शन ना हो लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा। दूसरा उसका एक फ़ायदा ये होगा कि यार आपकी नॉलेज बिल्ड होगी अगले साल के सर्टेन क्लियरेंस के लिए। अगले साल हो सकता है आपका क्लियर हो जाएगा बहुत सर्टेनली। अगर आप हमेशा से ट्रिक पे ही ओवर रिलाय करेंगे जैसे ये लोग कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग भी कर रहे थे जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने ट्रिक पे एक वीडियो बनाई, मैंने बोला अपने लोगों को कि इसे फॉलो मत करो, इन लोगों को फॉलो मत करो। वो अकेली ऐसी वीडियो बनी जिसमें मुझे आज तक 20% डिसलाइक आए और मुझे मालूम है वो करवा के किए गए थे डिसलाइक्स कुछ एक लोगों के द्वारा शायद, है ना, जिनके वहाँ पे मैंने रेफरेंस दिए थे, पहुंची होगी उन तक वीडियोस। लेकिन भाई आपको डिसाइड करना है अपनी डेस्टिनी। आपको ये देखना है कि यूपीएससी तो ऐसा ही गर्दन मचाता रहेगा, आपको कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ से लेनी है। फॉरगेट अबाउट 35 क्वेश्चन। जैसा ये पेपर आया हुआ था 10 क्वेश्चन भी कोई क्लेम कर देना कि अपना एक कोई सर्टेन सोर्स है और 10 क्वेश्चन वहाँ से आ गए, मैं मान जाऊँगा। विजन IAS को बोलता हूँ मैं PT65 से 10 क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, 10 क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, दिस इज़ माई चैलेंज, निकाल के दिखाओ अपनी PT से। या किसी है ना 1919 पेज के वो नोट्स बनवाने वाले से मैं पूछता हूँ, जाओ जा करके इनकी इस लेवल की एक्सप्लेनेशन दे करके आप 5 क्वेश्चन अपने नोट्स से निकाल के दिखाओ, मान जाऊँगा मैं। पेपर डिफ़िकल्ट था, सबके लिए था, आता रहेगा, वो हमेशा ऐसा गर्दा फैलाता रहेगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको तैयारी करनी है या आपको ट्रिकबाजी करनी है। अगेन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जिन जिन लोगों को लगता है, दोज हु ट्रस्ट मी एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 1, नंबर 2 एज ए सोर्स ऑफ जेन्युइन गाइडेंस, दे कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम्स। ठीक है, दे कैन कंसिडर एनरोलिंग इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, आई होप। और ये वीडियो मैं अगले प्रीलिम्स से पहले भी डालूंगा, मुझे तो दिखाना है भाई सबूत कि बन रहे हैं इसका सवाल, है ना। छोड़ो उन्हें, इधर दो, मुझे पैसा दो मुझे तो दियो, मैं क्यों ना मार्केटिंग करूँ मैं क्यों ना मार्केटिंग करूं। खैर मैं फिर भी इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। बट जिन लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, है ना, दिस इज़ ओपन, आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं। civilspot.in इज़ द वेबसाइट। अगर कभी आपको वेबसाइट में लॉगिन करते हुए ये आए उसमें कि अच्छा दिस इज़ नॉट सिक्योर, नहीं ऐसा नहीं है, पिछले 1-2 महीने से ये आ रहा है बीच बीच में, वो सिक्योर है। मेरे SSL में कुछ प्रॉब्लम उसमें हो गई है जिसको कि अभी, है ना, मैं अवॉइड खुद भी कर रहा हूँ रेक्टिफाई करना, वो सब सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय।